नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में आप लोगों के कमेंट्स आए कि विजन IAS के CSAT के पेपर आप सॉल्व कराइए। तो हम लोग आपको ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि 4-5 तारीख तक आपके सारे विजन के पेपर सॉल्व हो जाएंगे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो इसी सीरीज़ में आज जो मैं आपके लिए पेपर लेके आया हूँ वो है विजन CSAT का पेपर संख्या 2। जरा उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है मित्रों। क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन दिया गया है कि क्या दिया, यदि 5005 को 3L का औसत 6L के 50% के बराबर हो तो K/L का मान बताइए। ठीक है, काफ़ी सरल क्वेश्चन है। जैसा बोला है हम लोग वैसा ही करेंगे। कैसे करेंगे ये ज़रा आप लोग देख लीजिए। क्या बोला है? इनका औसत। तो हम क्या करेंगे? इनका औसत क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। निकल आया औसत का औसत किसके बराबर है? उसके बराबर कर देंगे। किसके बराबर करना है? 6I मल्टीप्लाइड बाई 50/100। ठीक है, ये कर दिया। कोई इसमें नया काम नहीं किया है। जैसा उसने बोला है उसे वैसा हमने कर दिया है। अब जब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो आप ज़रा इसे देखो। ये कटेगा 2 टाइम्स, ये कटा 3 टाइम्स। तो 3K + 3L बराबर 3L बाई I समझो इसे, सॉरी I समझो 2। तो 3K प्लस इसे कर दो बराबर 6I माइनस 3I। तो 3K = 3I। अब वैल्यू किसकी निकालनी है? K/L की। तो K/I = 3/3। कट गया। कितना आया? 3, अरे सॉरी 5 है यहाँ पर। ये थोड़ा मिस हुआ है। ये 5 है मित्रों, तभी आंसर नहीं आ रहा है। ये है 5K और यहाँ पर 3/5। कितना आ गया? 3/5। आपका आंसर क्या हो गया? ए आपका आंसर हो गया। ठीक है, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, आप इसे समझ सकते हैं कैसे विकल्प ए इसका क्या हो गया? सही हो गया। जैसा इसने बोला था हमने बिल्कुल वैसा ही किया है। कुछ इसमें नया इंटरफ्रेंस नहीं किया। कोई ज़्यादा अपना रॉकेट साइंस नहीं है, जनरल मैथ्स है। जैसा उसने बोला वैसा हम लोग करते गए और सीधा सॉल्यूशन आ गया। वो थोड़ा मिसप्लेस हो गया था, यहाँ 3 की यहाँ भी 3 का लिख लिया था, इसलिए। ये अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो ये बता दें, ये 2 का यहाँ पर डिनोमिनेटर में था, ऊपर जाएगा नोमिनेटर में हो जाएगा। ठीक है, और फिर K/L निकालना था तो K/I को हमने इस तरह निकाल लिया। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा उसे देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मित्रों। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं हम लोग। देखिए ज़रा, शीतकालीन सेमेस्टर में 5 परीक्षाएं ली गईं, जिनमें 3 क्विज़, 1 मध्यावधि परीक्षा और 1 अंतिम परीक्षा शामिल थी। प्रत्येक क्विज़ में अधिकतम अंक समान थे। अंतिम ग्रेड और स्कोर निर्धारित करने के लिए मध्यावधि परीक्षा का मूल्य एक क्विज़ से 4 गुना अधिक था और अंतिम परीक्षा का मूल्य एक क्विज़ से 6 गुना अधिक था। यदि मनीष ने क्विज़ पर 94, 78, 92 अंक, मध्यावधि परीक्षा में 92 और अंतिम परीक्षा में 94 अंक प्राप्त किए तो सेमेस्टर का औसत स्कोर क्या था? ठीक है, तो मित्रों ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं और आपको ज़्यादा इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस भी नहीं लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका औसत स्कोर निकाला जाता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, औसत स्क्वायर का एक फॉर्मूला क्या है? होता है।
तो ज़रा वो फॉर्मूला पहले देख लो क्या है। इधर मैं लिख रहा हूँ औसत स्कोर, औसत, ठीक है, क्या होगा, ये होगा आपका भारांश, यानी कितने का क्वेश्चन है, मल्टीप्लाइड बाई अंक, जितने अंक मिले हैं, ठीक है, डिवाइड बाई भारांश का योग, क्या है, भारांश का योग, ठीक है। जरा अब इसमें हम पुट वैल्यू करते हैं। अब इसमें कह क्या रहा है ये भी समझ लो। मध्य अवधि परीक्षा और मध्य अवधि परीक्षा के मूल्य 1 क्यूस्क से 4 गुना अधिक हैं, लिखा है कि नहीं। मध्य अवधि परीक्षा का मूल्य 1 क्यूस्क से 4 गुना अधिक है तथा अंतिम परीक्षा का मूल्य 1 क्यूस्क से 6 गुना अधिक था, ठीक है। तो हम यही वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है। यदि मनीष ने क्यूज में इतने इतने अंक प्राप्त किए हैं तो मध्यावधि परीक्षा में 92 अंक प्राप्त किए हैं, तो अंक निकालिए। तो देखिए क्या है इसमें, पहला सेमेस्टर में आया उसका 94, क्या आया है 94, तो 1 इंटू 94। दूसरे अंक में 1 इंटू 78, तीसरे में 4 इंटू 1 इंटू 90, सॉरी 1 इंटू, ठीक है। तो क्या था फॉर्मूला, औसत भारांश बराबर, औसत भारांश बराबर इज इक्वल टू 1 इंटू 94 प्लस 1 इंटू 78 प्लस 1 इंटू 92 प्लस 4 इंटू 92 प्लस 6 इंटू 94, डिवाइडेड बाई कर देंगे हम 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4, बड़ा बार बार व्यवधान हो रहा है उसके लिए सॉरी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या बताते हैं उसको ज़रा देखते हैं। तो औसत भारांश वाला हम पॉट कर रहे थे, यानी ये हमें निकालना था। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने आपको बताया था कि 1 इंटू 94 प्लस 1 इंटू 78 प्लस 1 इंटू 92, ठीक है, प्लस 4 इंटू 92 प्लस 6 इंटू 94 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 1, ठीक है। तो इसे जब आप जोड़ेंगे तो आएगा आपका 1196 डिवाइड बाई 113, यानी 13 ओनली, और इसे काटेंगे तो आएगा 92। तो यही आपका आंसर है 92। एक्चुअली ऐसा है कि औसत भारांश निकालने का ये फॉर्मूला होता है, और इसमें सीधा सीधा क्या किया जाता है कि जो पार्ट्स दिए जाते हैं, जो औसत भारांश दिया जाता है, वो सीधा फॉर्मूला होता है भारांश इंटू अंक। तो यहाँ पर आपका 1 है, फिर ये अंक आए हैं, फिर 1, फिर अंक, और यही यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो मित्रों आगे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है थर्ड, इसे समझते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच पूर्णांक हैं जिनमें ए इज़ लेस देन बी इज़ लेस देन सी इज़ लेस देन डी इज़ लेस देन ई इज़ लेस देन एफ इज़ लेस देन जी इज़ लेस देन एच है। यदि ए और सी और एफ को औसत बी है, सी ई जी का औसत डी है, ठीक है, और आपका बी और डी का औसत क्या होगा। तो सीधे सीधे फॉर्मूले जो क्वेश्चंस में दिए हैं हम उसको ही निकालेंगे। क्या बोला है, ए सी एफ का ये वाला जो दिया गया है इसको कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे ए प्लस सी प्लस एफ डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू बी हो जाएगा। यही बोला है, यही लिख दिया। दूसरा क्या बोला है, दूसरा बोला है कि औसत डी है, तो सी प्लस ई प्लस जी प्लस एच डिवाइड बाई 4 है ना, यही हुआ ना, डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, डी हो गया, यही दिया ना। अब क्या कह रहा है, बी और डी का औसत निकालना है, बी और डी का औसत। अब एक आप यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हैं, ये बी की वैल्यू है और ये डी की वैल्यू है, तो हम सीधा इसका औसत निकाल लेंगे। बी और डी का औसत निकालेंगे तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बी और डी का औसत क्या होगा, एवरेज। बहुत सरल क्वेश्चन है, जैसा वो बोला है हमने वैसा ही किया है। क्या है, ए प्लस सी प्लस एफ डिवाइड बाई 3 प्लस सी प्लस ई प्लस जी प्लस एच डिवाइडेड बाई 4 और सबका डिवाइडेड बाई 2, यही तो बोला है, यही हमने कर दिया है।
अब जरा और देखो, एलसीएम ले लिया 4a प्लस 4c प्लस 4f प्लस 3c प्लस 3e प्लस 3g प्लस 3h डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2। ये कर दिया हमने सीधा सीधा। अब यहाँ देखो, ये क्या था, सीधा एलसीएम ले लिया, एक b की वैल्यू रख दी और d की वैल्यू रख दी। अब जरा इसमें जोड़ लो, क्या है, जैसे 4a ही है, ठीक है, 4c है और 3c है। 4 और 3c कितना हो जाएगा उसको देखना है। 4 और 3c कितना हो जाएगा इसको हमें देखना है। तो 4 और 3c इसे ज़रा आप लोग देखें और समझें, ठीक है। फोर ए प्लस 3 और 4 7c, देखो ज़रा, 4a प्लस 7c, 4f इधर है नहीं, प्लस 4f, ठीक है। आगे, अरे जोड़ना ही नहीं है, ये देखो फॉर्मूले में 3 चल रहा है और सीधा सीधा यहाँ पे दिया है 4a 4c 4f 3g 3h और यही आपका आंसर हो जाएगा C। ज़्यादा जाना ही नहीं है, क्यों इसे जोड़ते फिरो, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 उसे देखते हैं। निम्नलिखित ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखिए, अध्ययन कीजिए और उसके बाद आंसर दीजिए। क्या है, कार प्रोडक्शन दिया गया है 2006 में, 2008 में, 2010 में, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन और ये टारगेट होगा। 2006 में एक कार की कीमत, एक कार का उत्पादन लागत 10,000 रुपये और वर्ष 10 में 15,000 रुपये थी। 6 से 10 तक का सकल उत्पादन लागत कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि के बारे में बात किया गया है। तो ऐसे सवाल मित्रों जब होते हैं तो हम पहले उसकी वैल्यू निकालते हैं कि हमने टोटल कितनी कारें बनाई। तो ये तो लागत है और हमने कितनी कारें बनाई, तो सीधा इन दोनों में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल लागत हमारी निकल आएगी। और जो टोटल लागत हमने निकाली तो वो आ गई 1 2 3 4 5 6 7, यानी 5 × 10⁻7 रुपये, ये रुपए आया है, ठीक है। ये लागत आई है, समझना ध्यान से। ऐसे ही 2010 में हम लागत निकाल लेंगे। 2010 में हमने लागत निकाली, देखो जरा, सीधा सीधा ने मल्टीप्लाई कर दिया, 9 × 18 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ भी 10⁻7 हो गई। तो 2006 और 2010 दोनों के मित्रों लागत निकल आई। मैं लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप लोग बार बार कम इसलिए लिख रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, क्योंकि बार बार हमारा जो बोर्ड है वो स्विच मोड पे चला जाता है, तो इसीलिए इस पर कम लिख रहे हैं हम। आप बोलते जा रहे हैं तो आप उसे वहाँ से कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने टोटल कार की वैल्यूज़ निकाल ली। तो 5,000 कारें उत्पादन की थी, 10,000 की कॉस्ट थी, तो टोटल कॉस्ट इतनी आ गई। ऐसे ही 10 में इतनी कारें थीं और इतनी कॉस्ट थी, टोटल उसकी कॉस्ट निकाल ली। अब इसमें डिफरेंस क्या है ये ज़रा निकालते हैं। तो जब इसमें हम डिफरेंस निकालते हैं, अरे 10 में कितना है, 15,000 है, इसमें 15 का गुणा होगा, 15 इसमें, सॉरी 15 का गुणा, ठीक है। तो 15 का गुणा किया हमने, तो फिर 2006 से 2010 तक सकल, हाँ 15, तो ये आ गया 135। कितना आ गया, 135। ये थोड़ा गलत हो गया मल्टीप्लाई इसका, तो ये हो गया 135 × 10⁻7, ठीक है, ये हुआ। अब क्या करना है हमें, अब इसका डिफरेंस निकाल लेना है। तो दोनों का डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो 135 माइनस 5, 1 2 3 4 5 6, अच्छा, इसमें 6 हैं और इसमें कितनी है, 7 हैं, 3 4 3 7, ठीक। तो एक काम करते हैं, इसमें एक 0 लिख लेते हैं और 10⁻6 कर लेते हैं। 50 घटाया तो आपका आ गया कितना, तो आपका मित्रों आ जाएगा 85।
5 मल्टीप्लाइड बाई कितना हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7 और मल्टीप्लाइड बाई 10⁻100 परसेंटेज निकाल रहे हो और टोटल किस में से निकाल रहे हो, उसमें। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 10,000, ठीक है। तो आपका 10,000 की 5 × 50 × 10⁻6 है यहाँ पे, और यहाँ भी 6 है, तो 6 किए कट गया, ठीक है। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गई और ये 17 बार कट गया, तो यानी 170%। 170% का कोई ऑप्शन है आपका, तो 170% का आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है, आपका डी ऑप्शन है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या है, एक कंपनी की क्षमता प्रति वर्ष 15,000 कारों के उत्पादन करने की है। यदि उत्पादन को रैखिक वृद्धि की प्रवृत्ति जारी रही तो वास्तविक उत्पादन क्षमता के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन की क्षमता के बीच का अंतर कितना है, 1,000 की कमी हो रही है, ठीक है। कितने की कमी हो रही है, 1,000 की कमी। 2010 में कितने हुआ, 10 में 15,000 से 9,000 यानी 6,000 की कमी हुई। तो 6 वर्ष यानी 2016 में अंतर समाप्त हो जाएगा। कब ये समाप्त हो जाएगा, 2016 में ये अंतर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, सीधा इसमें बताया गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पैराग्राफ पर और उसे पढ़ना शुरू करते हैं। मित्रों पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसी पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन होते हैं, उसको करने होंगे। तो जलवायु परिवर्तन में किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है, क्योंकि इससे मानसून ऋतु में परिवर्तन होने का खतरा है। मौसम के प्रतिरूप में होने वाले परिवर्तन से कृषि पर खतरनाक प्रभाव पड़ने के कारण अकाल भी पड़ सकता है। आर्द्र ग्रीष्म मानसून ऋतु भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इस ऋतु में अधिकांश वार्षिक वर्षा होती है, जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिमी और मध्य भारत के बड़े भूभाग में कुल वार्षिक वर्षा का 90% से अधिक ग्रीष्म मानसून ऋतु के दौरान प्राप्त होता है। भारतीय किसान फसल उत्पादन के लिए मानसून ऋतु और समय और पूर्वानुमान पर निर्भर रहते हैं। हजारों वर्षों से अधिकाधिक फसल उत्पादन के लिए खेती का सावधानीपूर्वक मानसूनी वर्षा के आगमन के साथ रोपाई के लिए समयबद्ध किया गया है, चूँकि भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक कृषि पर आधारित है, इसलिए मानसून के लिए समय गंभीरता का सटीक पूर्वानुमान लगाने अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब इस परिच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जरा उसे देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, पढ़िए जरा। पहला क्वेश्चन, उपरोक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाएंगे। परिवर्तित होते मानसून प्रतिरूप ध्यान में रखते हुए पश्चिमी और मध्य भारत की सिंचाई के वैकल्पिक तरीकों की खोज करना चाहिए। मानसून के आगमन और फसलों की रोपाई के बीच किसी भी तरह का असंतुलन फसल की उपज को काफ़ी कम कर सकता है। तो ये दोनों बातें मित्रों पूर्व धारणा से रिलेटेड हैं, दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब क्या है, अब हमारा अगला पैराग्राफ है, उसे जरा पढ़ते हैं। लोकतंत्र में रहने वाले युवाओं को अधिनायकवाद उनके देश के इतिहास के एक लंबे समय से भूले गए हुए भाग की तरह प्रतीत हो सकता है। जहां तक वे याद कर सकते हैं, उनके साथी नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने और स्वतंत्र रूप से संगठित होने का अधिकार रहा है। राजनीतिक दलों ने समर्थक चुनावों में प्रतिस्पर्धा की है और विधायिका एवं न्यायालयों ने उनकी सरकारों का कार्यों को नियंत्रित किया है। हालांकि उनके ये अनुभव सार्वभौमिकता से बहुत दूर हैं। कई देश लोकतांत्रिक नहीं हैं और अधिकांश देश जो लोकतांत्रिक हैं उनका लोकतंत्र अभी ज़्यादा पुराना नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि अधिकांश लोगों को अधिनायकवाद के तहत जीवन या तो अपने वर्तमान अनुभव हैं या उन्हें समय याद है जब यह था। तो अब इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जरा उसे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन परिच्छेद का मर्म यानी परिच्छेद का सारांश को प्रतिबिंबित करता है। तो सारांश को प्रतिबिंबित करने के लिए हमको ये सारे युवाओं के लिए लोकतंत्र में तानाशाही से बेहतर राजनीतिक मॉडल है।
ये तो बात कही नहीं गई है, तो बिल्कुल गलत। मूल रूप से लोकतंत्र शासन के अधिनायकवाद के मॉडल को अपनाने में केवल एक मुखौटा है, इसकी कोई बुराई नहीं की गई है, ये भी गलत। राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता और कार्यपालिका की जवाबदेही जैसे तंत्रों के साथ वर्तमान विश्व में किसी भी देश की अधिनायकवादी शासन के अधीन नहीं होना चाहिए, ये भी क्या है, गलत है। विश्व में अधिकांश लोग अपने अनुभव से लोकतंत्र और तानाशाही के बीच अंतर जानते हैं, यही बात यहाँ पर इंक्लूडेड है, यही हमारा आंसर मित्रों हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर और उसे देखते हैं। 3 वन्य जीव x, y, z एक वन में इस प्रकार घूम रहे हैं कि जब x 5 कदम चलता है तो y 6 कदम चलता है और z 7 कदम चलता है। हालांकि x के 4 कदम, y के 5 कदम और z के 6 कदम बराबर हैं, तो उनकी गति से संबंधित अनुपात क्या होगा। तो यानी जब ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है, तो इसमें आपको अनुपात बताना है। और पहली बात तो ये समझ जाइए कि इनके सब क्या हैं, अनुपात बराबर दिए गए। तो इसे आप सीधे इस फॉर्म में लिख लिए, x y रेशियो z इज इक्वल टू 5:6:7। ठीक है, आपने ये सीधा सीधा लिख लिया है। और इन सब को बराबर किसके मान लो, इन सब को बराबर c के मान लो। तो x बराबर हो जाएगा 5c, y बराबर हो जाएगा 6c और z बराबर हो जाएगा 7c। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक, अब क्या करना है, अब हमने कदमों के संदर्भ में जो बोला गया है उस पर आते हैं। x 4 कदम चला, y के 5 कदम और z के 6 कदम, ये बराबर हैं। अब इसे आप समझो, 4x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 6z, इसे हमने k मान लिया। क्या मान लिया, k मान लिया। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई ky4, y की वैल्यू आ गई zy6, y की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी y की वैल्यू आ गई xy, y की वैल्यू 5y के बराबर है, तो ky5 और z की वैल्यू आ जाएगी ky6। तो ये वैल्यूज़ आ गई। यानी पहले तो कदम हमने बताए कितने चलते हैं वो c के बराबर मान लिया, फिर जितने कदम जिसके बराबर हैं वो बराबर मान लिया। ठीक है, अब एक सीधा फॉर्मूला होता है कि चली गई दूरी बराबर क्या होती है, वो दूरी बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब हमें क्या ले लेना है। ठीक है, यानी x y z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/4 रेशियो 6/5 रेशियो 7/6। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो मित्रों इसका एलसीएम आएगा 60 और सीधा सीधा आ जाएगा 72 और 70। अब ये आ रहा है आपका आंसर बी। ठीक है, सीधा हमने अनुपात निकाल लिया, दोनों की वैल्यू एक दूसरे के समानुपाती रख दी, x अनुपात y अनुपात z, तो x1/x2 y1/y2 z1/z2 और इसे सॉल्व कर लिया। तो सीधा सीधा एलसीएम लेके मित्रों 4 पंजे 20 छक्का कितना हो जाएगा, ऐसा एलसीएम लो जो सबसे हो जाए। तो यहाँ पर एलसीएम हम लोगों ने लिया 60। कितना लिया है, 60। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर और उसे सॉल्व देखते हैं। क्या है हमारा 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित जानकारी के बाद आने वाले कथनों पर प्रश्न पर विचार कीजिए। 3 संख्याओं के बढ़ते क्रम में दी गई हैं। पहली 2 संख्याओं का अंकगणितीय माध्य तीनों संख्याओं के अंकगणितीय माध्य से 7 कम है। पहली 2 संख्याओं का योग अंतिम 2 संख्याओं के अंकगणितीय माध्य के बराबर है। दूसरी संख्या दी गई है। ठीक है, पहला कथन हो गया। दूसरा कथन, पहली और तीसरी संख्या का अंकगणितीय माध्य दिया गया है। आपको निकालना है पहली संख्या क्या होगी। मित्रों यदि ऐसा क्वेश्चन हो तो यहाँ पर आप ये देखिए, पहला कथन क्या है, 3 संख्याएं बढ़ते क्रम में दी गई हैं, तो पहली 2 संख्याओं का अंकगणितीय माध्य तीनों संख्याओं के अंकगणितीय माध्य 7 से कम है। पहली 2 संख्याओं का योग अंतिम 2 संख्याओं के अंकगणितीय माध्य के बराबर है। दूसरी संख्या दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो हम सीधा सीधा मान लेते हैं कि तीनों संख्याएं x y z हों और उनका सीधा माध्य निकाल लेते हैं और उनका अंतर निकाल लेते हैं। आप ऐसे समझिए कि इनका माध्य हुआ x + y + z/3 और माइनस करना है अंतर, क्या है, पहली 2 संख्याओं x + y डॉट डिवाइड बाई इसका माध्य बराबर कितना है, 7। कितना है, 7। तो इसे ही आप करके सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है उसके अनुसार यदि हम जाएं तो दूसरी संख्या दी गई है, ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला कथन और दूसरा कथन दोनों में से कोई एक कथन आपके लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति स्थिर जल में 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। उसे धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में 3 गुना अधिक समय लगता है। धारा के प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए। तो धारा के प्रवाह की गति हमें ज्ञात क्या है करनी है। धारा की प्रवाह की गति हमें क्या करनी ज्ञात करनी है। तो पहले हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा स्थिर जल में मान लेते हैं स्पीड क्या है, स्थिर जल में उसकी स्पीड मान लेते हैं जो जल की है। धारा की गति हम मान लिया कितनी x किलोमीटर। तो धारा की नाव की गति की दिशा में, जब धारा की दिशा में नाव चल रही है तो x + 22, धारा के विपरीत चल रही है तो x - 22, ठीक है, x - 22। ये बार बार दिक्कत कर रहा है, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला हो जाएगा 20, जब धारा की दिशा में चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 22 + x और 22 - x, जब धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं 3 गुना अधिक है, ठीक है, 3 गुना अधिक समय लगता है। तो समय में जब हम देखेंगे तो ये हम सीधा सीधा इसका डिवाइड कर लें क्या, इसका डिवाइड कर लें क्या, 22 + -x डिवाइड बाई 22 + x = 1/3, क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x = 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। P और Q क्रमशः x और y के स्थान से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। x और y के बीच की दूरी 680 किलोमीटर है। P और Q के बीच अनुपात 7:10 है। जब भी मिलेंगे Q P की तुलना में कितनी अधिक दूरी तय कर चुका होगा। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो ऐसे में कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जैसा बोला है वैसा करते जाना है। क्या कह रहा है, x और y के बीच की दूरी कितनी है 680 किलोमीटर और इनकी गति में अनुपात कितना है 7:10, ठीक है। तो सीधा सीधा हम इसे सॉल्व कर लेंगे और ऐसे सॉल्व करेंगे क्या कि P और Q के द्वारा चेक की गई दूरी, अभीष्ट दूरी कैसे होगी, ये दूरी होगी आपकी, कैसे निकालेंगे 680 × 10 - 7 डिवाइड बाई 10 + 7, ठीक है। ऐसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने के बाद सीधा आ जाएगा आपका 120 किलोमीटर। कितना आ जाएगा 120 किलोमीटर। तो कितना अधिक चला 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करेगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति की पत्नी की आयु का अनुपात, पति पत्नी के एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 6:5 है। 6 वर्ष बाद उनका अनुपात 6:7:6 हो जाएगा। यदि विवाह के समय अनुपात 4:3 है तो उनका विवाह कितने वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हो तो सीधी बात कर लेते हैं कि मान लो व्यक्ति की आयु कितनी मान लेते हैं हम 6x और पत्नी की आयु 5x, ठीक है। अब क्या कह रहा है, व्यक्ति की आयु 6x 6 वर्ष बाद, अब पुरुष जो है उसकी आयु 6x + 6 हो गई है, पत्नी की आयु वाइफ की आयु कितनी हो गई है क्या है आपका 5x + 6 हो गई है। अब रेशियो दोनों का निकाल लो, 6x + 6 अपॉन 5x + 6 = 7/6। एक फॉर्मूला ये बना, ठीक है। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो x = कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा x = 6 आ जाएगा। इसे जब मित्रों हम लोग सॉल्व करेंगे तो x = 6 आ जाएगा, फिर गड़बड़ होगा। तो जब इसे हमने सॉल्व किया तो कितना आया है मित्रों, तो मित्रों उसका आएगा था हमारा पहला इक्वेशन जो बना था, तो x = कितना आ गया था, x = 6 आ गया था। कितना आ गया था, x = 6 आ गया था। जब x = 6 आया तो व्यक्ति की आयु कितनी हो गई, पुरुष की आयु हो गई 6 × 6 = 36 वर्ष, ठीक है। और महिला की आयु कितनी हो गई 6 पंजे 30 वर्ष, वाइफ की आयु कितनी हो गई 30 वर्ष हो गई। तो अब क्या कह रहा है
यदि विवाह के समय अनुपात तो वह कितने वर्ष पूर्व हुआ था। तो विवाह के समय अनुपात कितना था इनका, विवाह के समय अनुपात था 4:3। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं कि 36 माइनस m, यानी हमने मान लिया कि उनकी आयु m वर्ष पूर्व हुई थी। तो 36 माइनस m डिवाइड बाई कितना कर लें 30 माइनस m, रेशियो कितना हुआ 4/3। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू कितना होगा 12 वर्ष, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो बोला है वही किया है, जो पहले में हमें बताया, और इसमें इसकी सहायता से हमने x की वैल्यू निकाल ली। और अब वो ये कह रहा है कि कितने वर्ष पहले हुआ था, तो हमने जो उनकी वर्तमान उसमें मान लिया m वर्ष पहले हुआ था, और वो रेशियो हमने इसमें से घटा दिया, और घटा दिया तो हमारा आ गया 12 वर्ष पहले। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि दो मिश्र धातुओं तांबा 5:3 और 3:4 है, यदि दोनों मिश्र धातुओं के भार के अनुसार क्रमशः 8:11 के अनुपात में मिश्रित किया जाए तो नवनिर्मित मिश्र धातु सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवालों में मित्रों हम लोग सीधा सीधा निकाल लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए तांबा सोना चांदी ये आपके इक्वेशंस यानी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो दो तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप इसे मिश्र के ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा इसे आप एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हम ऐसे कहते हैं, क्या है सोना तांबा और तो कुछ नहीं है, दो मिश्र धातुएं सोना तांबा यानी गोल्ड और कॉपर, क्या दे दिया है 5 और 3। यदि दोनों मिश्र धातुओं के भार के अनुसार क्रमशः 8 और 11 का अनुपात से मिश्रित किया जाए। अब इसमें और सोना और तांबा का अनुपात 5:3 और 3:4 है दो मिश्र धातुओं में। ठीक है, ठीक, ये थोड़ा अलग तरीके से सवाल है, तो हम सोने की मात्रा निकाल लेंगे, पहले इनका अनुपाती योग निकाल लेंगे, इनका अनुपाती योग निकाल लेंगे। तो सोने की मात्रा गोल्ड की मात्रा कैसे निकालेंगे, तो गोल्ड की मात्रा निकाल लेंगे हम 8 × 5/8, क्योंकि 5 है और ये 8 बाहर है। तो ऐसे ही हम कॉपर की मात्रा निकाल लेंगे, कैसे 8 × 3/8, और ऐसे यहाँ पे निकाली वहाँ पे निकाली, और निकालने के बाद जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 68:65। ठीक है मित्रों, ठीक है, कम लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि बार बार हैंग हो रहा है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसलिए मैं बोल ज़्यादा रहा हूँ लिख कम रहा हूँ क्योंकि बार बार हैंग हो रहा है बोर्ड हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, किसी नौकरी के साक्षात्कार की प्रक्रिया में चयनित गैर चयनित उम्मीदवारों का अनुपात 3:11 था। यदि उम्मीदवारों द्वारा 90 आवेदन कम किए हो गए होते तो 34 कम उम्मीदवार का चयन किया गया होता, तो चयनित गैर चयनित उम्मीदवारों का अनुपात 1:4 होता। कितना होता 1:4 होता। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन जाए तो हम सीधा सीधा इसमें मान लेते हैं अनुपात। तो क्या मानेंगे, माना गैर हो गए हैं हमारे 3x और गैर चयनित हो गए हैं 11x। कितने हो गए हैं 3x और 11x। जब इन दोनों को टोटल आवेदन देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 11 और 13 14x। तो अब ये क्या कह रहा है कि चयनित उम्मीदवार कितने हो गए, चयनित उम्मीदवार 3x - 34 और गैर चयनित उम्मीदवार 14x - 90। ठीक है, तो इस तरह जब इसे हम सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा x इक्वल टू है, ठीक है, सॉल्व करते जाएंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो x इक्वल टू हमारा 1120, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 1120 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 296 अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का औसत 77 था। यदि उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का औसत प्राप्तांक 89 है तो अनुत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का औसत प्राप्तांक 57 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर हम सीधी सीधी ऐसे क्वेश्चन जब मित्रों दिए जाएं तो उसमें कुछ नहीं करना है, हम सीधा संख्या कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी मान ली हमने, x मान ली। तो अनुत्तीर्ण होने वाले सीधे सीधे किस में हो जाएंगे, 296 में से x क्या हो जाएंगे, घटा दिए जाएंगे। अब इसका जब एवरेज निकालते हैं तो सीधा सीधा जितना एवरेज है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी अभ्यर्थियों में प्राप्त औसत 77 था और उत्तीर्ण होने वाले यानी 99 और x इसमें हो जाएगा, और अनुत्तीर्ण होने वाले 296 माइनस x ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टोटल 296 में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और तीनों हम जब इक्वल रख देंगे
जब तीनों हम इक्वल रख देंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 185 आएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है 16। क्या है 16? P और Q की औसत आयु 31 वर्ष है। यदि R और P का स्थान ले लेता है तो औसत 38 वर्ष हो जाता है। यदि R Q का स्थान लेता है तो औसत 42 वर्ष हो जाता है। बताइए R और P की आयु कितनी अधिक है R की P से। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन होता है। तो ये भी क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं है। P और Q की आयु का औसत 31 वर्ष है। ठीक है, तो P और Q की औसत आयु 31 वर्ष है, यानी हम सीधा सीधा इनकी आयु का योग निकालेंगे और सीधा इसमें कितने का गुणा कर देंगे 2 का। ऐसे ही R और P का स्थान 38 वर्ष हो यदि R P का स्थान ले लेता है तो R प्लस Q अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, इतना टोटल हो जाएगा और सीधा डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमें किसकी वैल्यू पता चल जाएगी मित्रों, तो हमें P प्लस R की वैल्यू पता चल जाएगी। अब ऐसे ही यदि R Q का स्थान ले ले यानी P प्लस R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42 प्लस 2, ऐसे करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब दोनों इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर से तो क्या हो गया P प्लस R आ जाएगा और यहाँ भी P प्लस R है और इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा R और P की आयु का अंतर पता चल जाएगा और वो कितना निकलेगा 14 वर्ष, क्योंकि एक इक्वेशन यहाँ पे आई एक इक्वेशन यहाँ पे आई और इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें हेडेक नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 9 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का औसत m है। यदि 9 संख्याओं को अधिक ठीक आगे 4 ऐसी 9 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का औसत m है। यदि इन 9 संख्याओं के ठीक आगे की 4 और ऐसी ही संख्याओं पर भी विचार किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो यहाँ पर जब ऐसा सवाल हो तो इसमें भी मित्रों घबराना नहीं है, हम सीधे संख्याएं बना देंगे 9 क्रमागत। कैसे, m-8 m-7 m-6 m-4 m- करके 9 संख्याएं बता देंगे और सीधा इनका औसत कर लेंगे और औसत करने के बाद सीधा नया औसत आएगा m+4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज निश्चित पारियों में 2014 रन बनाए, अगली 10 पारियों में वह आउट ऑफ फॉर्म रहा, केवल 132 रन ही बना पाया, जिससे उसके परिणाम स्वरूप औसत कितना हो गया 32 रन कम हो गया। उसने कुल कितनी पारियां खेली। ठीक है, कुछ निश्चित पारियों में कितना है 2014 रन बनाए, अगली 10 पारियों में, तो अगली 10 पारियों में हम सीधे जब ऐसा सवाल हो तो हम सीधा कह लेते हैं कि माना उसने n पारियां खेली, तो n पारियां खेलने पर उसका औसत हम सीधा निकाल लेते हैं। यहाँ पारी कितना मान लिया, n मान लिया और सीधा इसमें n का भाग दे दिया। ठीक है, तो टोटल इसका एवरेज निकल आया। अब उसमें क्या किया है 10 पारियां खेली गई। ठीक है, अब क्या हुआ 10 पारियां जब खेल रही हैं तो यानी x+10 पारियों में उसका औसत x-32, ठीक है, इज इक्वल टू, इसे हम करेंगे तो 2014 बटे प्लस 132 डिवाइड बाई n और प्लस 10, ये हो जाएगा इसका औसत। ठीक है, क्या हो गया, ये आई उसका औसत हो गया और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 29, यानी उसने कितनी पारियां खेली 29 पारियां खेली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर और अगला है हमारा पैरा। क्या है, विश्व के प्रत्येक देश में लैंगिक समानता अभी भी प्राप्त नहीं हुई है। महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पर्याप्त पहुंच प्राप्त नहीं है। वे प्रायः आर्थिक स्वायत्तता के अभाव का सामना करती हैं और सभी स्तरों पर निर्णयन प्रक्रिया में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। सदी की विगत चतुर्थांश में लैंगिक समानता की दिशा में जो प्रगति हुई है, हालांकि धीमी है किंतु वृद्धिशील है, अतः यह दर्शाती है कि परिवर्तन संभव है। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या मर्म है, क्या मर्म है इसका। तो इसके मर्म को हम पढ़ेंगे और बताएंगे। विश्व में भर में महिलाओं की स्थिति में अधिक सुधार हो सकता है। लैंगिक समानता सुधार लाने हेतु विश्व भर में प्रतिसत्तात्मक मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। किसी देश की प्रगति महिला के जातीय योगदान के बिना अर्थहीन है। प्रत्येक देश में महिलाओं की स्थिति सुधार करने के लिए उन्हें सहायता, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की सहायता करने के लिए पर्याप्त नैतिक मूल्यों को विकास करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर जो बनेगा वो बनेगा पहला, यही इसमें इंक्लूडेड किया गया है। अगला पैरा देखिए,
मंगलवार को ऑक्सफोर्ड यूनियन में लैंगिक आलोचनावादी नारीवादी शिक्षाविद डॉक्टर कैथलीन स्टॉक द्वारा किए गए व्याख्यान में प्रबल विरोध किया गया, क्योंकि ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ताओं ने सत्र में व्यवधान उत्पन्न किया है और निमंत्रण के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया है। मटेरियल गर्ल्स वाहिट रियलिटी मैटर्स फॉर फेमिनिज्म जैसी पुस्तकों की लेखिका स्टॉक लंबे समय से अपने इस विचार पर आलोचना का सामना कर रही है। जैविक लैंगिकता लैंगिक पहचान की तुलना में सामाजिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण है, भले ही ट्रांसजेंडर अधिकार आंदोलन के लिए सहानुभूति को बनाए रखती है। व्याख्यान के समय 51 वर्षीय स्टॉक, जिन्होंने अपने विरुद्ध लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों में ट्रांसफोबिया के आरोपों के कारण सेंसेक्स विश्वविद्यालय में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, ठीक है, उन्हें विचारों को पुनः प्रस्तुत किया। हालांकि यह चाहती हैं कि ट्रांसजेंडर लोगों को हिंसा और भेदभाव से सुरक्षा प्रदान की जाए, किंतु उनका मानना है कि ट्रांस महिलाओं के साथ ऐसे स्थान साझा करना अनिवार्य महिलाओं के लिए उचित नहीं है जहां हिंसा की संभावना है। हमें महिलाओं की देखभाल करनी चाहिए और उन्होंने ये कहा कि एक जोखिम के रूप में जोखिम है कि कोई पुरुष कहे यह कि वह महिला है और उसे आगे किसी समय उसका लाभ उठाए। TERF या ट्रांस एक्सक्लूजनरी रेडिकल फेमिनिस्ट के तात्पर्य उन नारीवादियों से है जो महिलाओं को अधिकारों की वकालत करते हैं, किंतु इसमें ट्रांसजेंडर लोगों को विशेष रूप से ट्रांस विमेन को शामिल नहीं करते। यद्यपि इस शब्दावली का प्रचलन 2000 के दशक में हुआ, किंतु अमेरिका में 1970 के दशक में नारीवादी आंदोलन के दौरान हुई थी और कुछ नारीवादी समूहों ने स्त्रीत्व फीमेल एसेंस पर ध्यान केंद्रित किया था, जिससे इतिहासकार एलिस इकोलस ने महिला की कामुकता मानक कहा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जरा देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिच्छेद लेखक द्वारा निर्णायक संदेश का सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो यहाँ पे सर्वोत्तम प्रतिबिंबित कौन कर रहा है, पढ़ते हैं। लैंगिकता जैविक लैंगिकता सामाजिक महत्व लैंगिकता की पहचान की तुलना में अधिक है, इसकी चर्चा नहीं है। ट्रांस वीमेन सार्वजनिक स्थानों में मौजूद होती हैं तो महिलाओं की हिंसा खतरे में है। TERF कार्यकर्ता ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों की तुलना में आंदोलन करते हैं, ये दोनों गलत हैं। जब महिला अधिकारों की बात आती है तो नारीवादी विद्वान एक श्रेणी ट्रांसजेंडर लोगों को भी शामिल नहीं करती, ये बात बिल्कुल इसमें कही गई है। नेक्स्ट है, कुछ उपयुक्त में से कौन सा कथन निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब निष्कर्ष निकालने की बात आ गई है तो पहला कथन देखते हैं कि अपने विचारों के प्रभावों में स्टॉक विश्वविद्यालय ने त्यागपत्र दे दिया था। स्टॉक विश्वविद्यालय ने त्यागपत्र दे दिया था, ये बात इसमें चर्चा में की गई है। पहला सही है। TERF ट्रांस एक्सक्लूजनरी रेडिकल फेमिनिस्ट में 21वीं सदी में हुई थी, नहीं, इसकी विचार 21वीं सदी में नहीं हुई थी, ये बात बिल्कुल गलत है, केवल एक सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित जानकारी उसके बाद होने वाले कथनों पर एवं प्रश्नों पर विचार कीजिए। 5 अलग अलग संख्याओं के समानांतर माध्य 65 हैं। कथन 1, पाँचों में कोई भी संख्या 100 से बड़ी नहीं है। कथन 2, इन पाँचों संख्याओं की 3 संख्याएं 36, 44 और 56 हैं। पाँचों में कितनी संख्याएं 65 से बड़ी हैं। तो आपको इन कथनों के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ये बताना है, ठीक है। तो 5 विभिन्न संख्याओं के समांतर माध्य 65 है, ये पहला बोला गया है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है कथन 1, 65 से बड़ी 1, 2, 3, 4 बड़ी नहीं है, कोई भी संख्या 65 से बड़ी नहीं, पाँचों में से कोई भी संख्या 65 से बड़ी नहीं है, ये कथन पहला है, ठीक है। 65 से बड़ी 1, 2, 3, 4 संख्याएं हो सकती हैं, भले ही वह 65 उनकी संख्याओं में 100 से बड़ी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे 65 से बड़ी हो सकती हैं लेकिन 100 से बड़ी नहीं होंगी, ये बात की गई है। तो पाँचों 3 संख्याओं में 36, ये दूसरे कथन में ऐसा बोला गया है। तो अगर पर देखें तो मित्रों ये दोनों कथन हैं, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है 23, उसे देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में S1 और S2 के बारे में बताया गया है, बताइए। सामान्य तौर पर ट्रेन A 10 घंटे में 220 किलोमीटर चलती है। जब वर्षा हो रही है तो सामान्यतः ट्रेन A को सामान्य समय से 3 गुना समय लगता है।
प्रश्न क्या है, वर्षा होने पर ट्रेन ए की गति धीमी हो जाती है। यह जानते हुए कि पूरे समय वर्षा हो रही है, ट्रेन ए को 576 किलोमीटर प्रति किलोमीटर दूर एक शहर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कितना उपरोक्त प्रश्न के उपयुक्त कथनों में प्रश्न के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अकेला एक कथन काफ़ी है। ए 10 घंटे में 720 किलोमीटर चलती है। ठीक है, दूसरा, जब वर्षा हो रही है तो सामान्य तौर पर ट्रेन ए का सामान्य समय से 3 गुना अधिक समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें दोनों कथनों की मित्रों हमें आवश्यकता पड़ेगी, तभी हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक कक्षा में एक्स ए बी सी छात्रों का औसत अंक क्रमशः ये और ये हैं। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए और बी के छात्रों का औसत अंक 90 है। ठीक है, बी और सी के छात्रों का औसत अंक 78 है। एक्स सबके सभी छात्रों के 10th के सभी छात्रों को सन्निकट औसत अंक क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें टोटल औसत अंक निकालना है, तो तीनों के निकालने के लिए कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा हमें कर देना है कि ए बी सी के छात्रों 10 के छात्रों का औसत अंक क्रमशः 92, 90, 84 और 70, ए और बी के छात्रों का औसत 90 है। तो सेक्शन ए के छात्रों का औसत अगर हम निकालेंगे सेक्शन ए के, तो सीधा सीधा इसमें क्या कर देंगे 92 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ठीक है, 92 मल्टीप्लाइड बाई एक्स कर देंगे। ऐसे ही बी का निकालेंगे, ये तो ए का हो गया, बी का निकालेंगे तो 84 बाई और जेड, सी का निकालेंगे तो 74 बाई जेड कर देंगे। ठीक है, अब इसे अलग अलग कर देंगे, बी और सी का दोनों एक साथ निकाल लें, एक्स वाई जेड का दोनों एक साथ निकाल लें। तो जब दोनों एक साथ निकाल लेंगे तो औसत आएगा 86.8। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है, एक नाव धारा की दिशा में तय की गई दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी की दुगनी है, जबकि धारा की दिशा में निर्दिष्ट दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा के विपरीत तय करने वाले समय से 40% कम है। तो ऐसा सवाल जब हो तो ध्यान से कर लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम, नाव की चाल x मान लेते हैं और धारा की चाल y मान लेते हैं। अब x प्लस y और x माइनस y करके इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो सीधा हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। यदि एक छात्र 2 विभिन्न प्रकार के मिश्रण में दिए गए अल्कोहल और जल के अनुपात में 7:5 और दूसरे में 3:4 है, तो इन दोनों मिश्रणों का उपयोग करके 169 लीटर तीसरा मिश्रण बनाता है, जिसमें अल्कोहल ये है। परिणामी तीसरे मिश्रण में 169 लीटर बनाने के लिए मिश्रण में कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। जब ऐसा सवाल हो मित्रों तो इसे हम ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, एक तरफ फर्स्ट मिक्सर एक तरफ सेकंड मिक्सर। ठीक है, और इसे कितना आया है 7/12। ठीक है, इधर 5/3/7। ठीक, और इधर क्या है 10 है। ठीक, और इधर 17/13। अब इधर इससे इससे और ऐसे, तो 10/7 इंटू 13। ठीक है, और इधर आया 7/12 इंटू 13, और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 120 लीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 5 संख्याओं का औसत 12 है। यदि एक संख्या का मान 2 से गुणा किया जाए तो दूसरी संख्या को 3 से गुणा किया जाए तो नया औसत 18 हो जाता है। इन दो संख्याओं x और y का औसत क्या होगा। दोनों संख्याओं के x और y का औसत के बारे में बात करनी है, तो ये अगर हम बात करें तो इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 100 मीटर की दौड़ में ऊषा द्युति से 5.5 मीटर की बढ़त देती है, किंतु फिर भी वह 2 सेकंड से जीत जाती है। यदि ऊषा 4 मीटर सेकंड की गति से दौड़ती है तो द्युति की गति क्या है, 2.5 मीटर, 3 मीटर, 3.5 मीटर और 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आंसर आपका आएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सरल क्वेश्चन है इसलिए कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं मित्रों।
अब ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है। कॉरपोरेट लॉबिंग के विरोध करने वाले संगठनों ने पाया है कि सेल, एक्सा मोबिल में सेवरॉन, चेरॉन नामक तेल की दिग्गज कंपनियां चल रही हैं। क्लाइमेट में पंजीकृत किया गया उपस्थिति जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क UNFCCC के सहायक संस्थाओं में की बैठक के नतीजे अनुचित रूप से प्रभावित कर सकती हैं, जिसका उद्देश्य जलवायु वित्त अनुकूलन, हानि क्षति निधि के संचालन, वैश्विक स्टॉक में चर्चा, आंकड़े कॉर्पोरेट यूरोपीय ऑब्जर्वेटरी में अनुसंधान के समूह में हैं, जो कॉर्पोरेट ऑब्जर्वेटरी रिसर्च गैर लाभकारी समूह परिवर्तन 2015 में अपनाए गए हैं। EU अमेरिकी की शीर्ष 5 तेल हैं। ठीक है, अब इसमें से लिखे हुए क्वेश्चंस का हम जवाब देंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, तार्किक संदेश क्या है इसका। तो इसके तार्किक संदेश में अगर हम बात करें, वैश्विक नीति निर्माण में बड़े निगमों को प्रभावित हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार में कौन सा सही है। तो यहाँ पर यदि हम करें उपरोक्त में से, तो क्या है, पहला, ग्लोबल वार्मिंग का अल्पविकसित देशों में सर्वाधिक गंभीर है। बिल्कुल गलत, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। दोनों में समान प्रभाव है। लॉबिंग करने वाले एकमात्र लक्ष्य गरीबों की कीमत का लाभ कमाना है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा कि दोनों गलत हैं। ठीक है मित्रों, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पर, क्वेश्चन नंबर 31 पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। 31 उसे समझते हैं। प्रतिष्ठान में पी में महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों की संख्या की 20% अधिक है। ठीक है, बहुत सही। तो हम मान लेंगे कि पुरुषों की संख्या x, ऐसे सवालों में मित्रों मानना पड़ेगा पुरुषों की संख्या से 20% अधिक है, तो पुरुष कितने मान लेंगे, x मान लेंगे। अब महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं 20% अधिक हैं, तो महिलाएं 120/x/100, यानी इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 6x/5, ये आपकी महिलाएं हो गई। और कर्मचारियों पुरुषों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या इसी कंपनी में पुरुषों की कर्मचारियों की संख्या की 62% है। यदि प्रतिष्ठान में P कुल कर्मचारियों की संख्या Q में कुल कर्मचारियों की संख्या 15,000 अधिक है, तो प्रतिष्ठान में P पर कर्मचारियों की संख्या Q प्रतिष्ठान कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब P कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, अगर हम जोड़ेंगे तो 6x + x इसमें और जोड़ देंगे। ठीक है, और फिर हमारा आ जाएगा 11x/5। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही हम जब Q की निकालेंगे तो Q में क्या आ जाएगा, Q में इसी कंपनी में पुरुषों की संख्या 22.5% है। यदि प्रतिष्ठान P में कुल कर्मचारियों की संख्या, ठीक है, Q में महिलाओं की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो 62.5/100 और बाई, यानी कितना हो गया 5/8। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के बाद जब हम देखेंगे तो किसको प्रश्न में दिए गए तथ्यों के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है, यानी ऑप्शंस डी हमारा सही होगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, रमन एक नाव पर बिंदु P से Q की ओर गति करता है, धारा के विपरीत सवारी कर रहा है। P से Q की दूरी 80 किलोमीटर है। रमन बिंदु P से निकलने के 2 मिनट बाद स्पीड बोट बिंदु Q पर जाने के लिए बिंदु P से शुरू होती है। 5 मिनट बाद रमन नाव को पार करती है। शांत जल में स्पीड बोट की गति 40 किलोमीटर है। रमन को बिंदु P और Q के तक पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। तो स्पीड बोट की गति P से Q तक स्थिर है, तो शांत जल में रमन की गति क्या थी। ठीक है, तो जब मित्रों ऐसा सवाल आए तो मैंने आपसे कहा कि x मान लो और एक y मान लो, यानी शांत जल में चाल हमने मान ली, रमन की गति x और धारा की गति y। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो अंतर यहाँ पे साफ साफ दिया गया है 20 किलोमीटर, कितने का, 20 किलोमीटर प्रति आवर का। ठीक है, यानी 80/4 जो ये बोला गया है, 4 मिनट अधिक, तो ये 20 किलोमीटर निकल आएगा अंतर। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा इसकी गति 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 120 लीटर में 135 लीटर के 2 टैंक दूध और पानी के मिश्रण से भरे हैं। दोनों टैंकों का अनुपात 7:5 और 4:5 है। यदि 2 टैंकों की सामग्री को मिश्रित किया जाए तो 15 लीटर पानी मिलाया जाए
तो परिणामी मिश्रण दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहले टैंक में दूध की मात्रा निकाल लेंगे। कैसे? 120 डिवाइडेड बाई ये कितना दिया है 7/12 यानी 12 इंटू 7 और ये निकल आएगा 70 लीटर। ऐसे ही पहले टैंक में पानी की, ये तो दूध की मात्रा आ गई, ठीक है, और ऐसे ही हम पानी की मात्रा भी निकाल लेंगे, ठीक। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे, चूँकि थोड़ा बोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है इसके लिए सॉरी मित्रों, बोर्ड थोड़ा दिक्कत कर रहा है तो मैं इसे बोल बोल कर ही आपको बताऊंगा। तो क्या करना है, ये है 7:5, तो इससे हम दूध की मात्रा और पानी की मात्रा लीटर में निकाल लेंगे और फिर ऐसे ही 135 लीटर में दूध और पानी की मात्रा अलग अलग निकाल लेंगे और उसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है तो फिर उसमें ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो रेशियो निकल के आएगा वो आएगा 13:14 यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बंगाल की खाड़ी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। एक मालवाहक जहाज 6 किलोमीटर प्रति धारा के प्रतिकूल जाता है। 2 घंटे के प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। शांत जल में मालवाहक जहाज की गति ज्ञात कीजिए। 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा या 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। एक वृत्ताकार मैदान में चारों ओर 2 चक्कर प्रति घंटे की दर से चलाता है जबकि दीपक उसके चारों ओर 5 चक्कर प्रति घंटे की दर से लगाता है। वे शाम 6 बजे एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो पहली बार एक दूसरे से कब मिलेंगे। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो मित्रों ऐसे क्वेश्चन को लिए अमर और दीपक वृत्ताकार पथ पर चल रहे हैं तो इसकी सापेक्षिक गति निकाल लेते हैं। तो 5 - 2 करके निकालेंगे तो 3 प्रति घंटे 3 चक्कर आएगा, तो इसलिए वो 20 मिनट में एक दूसरे से लगेंगे और इस तरह वो 6:20 पर मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक समझिए। आरेख में 2 पासे सफ़ेद पासों का अर्थात एक सफ़ेद और एक लाल फेंकने के प्राप्त परिणामों को दर्शाया गया है। सफ़ेद पासा फेंके जाने का औसत मान क्या है। तो देख लीजिए, औसत आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। 3, 3, 6, 4, 10, 3, 13 और 3, 16 और 3, 19 ऐसे 6 बार फेंके गए हैं, ठीक है। जब इसे हम ऐड करेंगे तो 19 बार फेंका गया है और उसके आने की प्रायिकता 1 + 1 + 2 ऐसे करके हमने इसे सॉल्व किया तो आएगा हमारा आंसर 3.47। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहा है 37? ये कथन के अनुसार क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने हैं। एक आदमी अपनी स्कूटी की एक निश्चित गति के मार्ग 1 से होते हुए 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जब समान दूरी के मार्ग 2 से होकर तय करता है तो उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। उसे 3 घंटे कम समय लगता है। कथन क्या कह रहा है? जब समय वह समान दूरी को मार्ग 3 से होकर तय करता है तो उसकी गति मार्ग 1 की तुलना में 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। उसे समान दूरी को मार्ग 2 से तय करने में लगने वाले समय की तुलना में दुगना समय लगता है। मार्ग 1 और मार्ग 2 से होकर जाने वाले पर प्राप्त गति का अनुपात 1:3 है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इन दोनों से आंसर देना असंभव है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। एक एक्सप्रेस ट्रेन लोकल ट्रेन की तुलना में 40% तेज गति से चल सकती है, ठीक है। एक ही समय पर बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है तो बिंदु ए से 84 किलोमीटर की दूरी बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचती है। हालांकि रास्ते में कुछ तकनीकी खराबी के कारण एक्सप्रेस ट्रेन को करीब 30 मिनट तक रुकना पड़ता है। एक्सप्रेस ट्रेन की गति बताइए। तो जब ऐसा सवाल हो तो एक्सप्रेस ट्रेन की गति के बारे में यदि हम बात करेंगे तो हम पहले मानेंगे मित्रों कि माना लोकल ट्रेन की गति कितनी है, x किलोमीटर। जब उसकी x है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, 1.4x, ठीक है। और इसको हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 67.2 किलोमीटर, ठीक। अब ये पैराग्राफ पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देने हैं।
WHO के अनुसार 26 मई 2023 को 3 देशों कैमरून, चाड, नाइजर ने 2020 के बाद से अफ्रीका के सबसे बड़ा पोलियो टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया है। इस अभियान के माध्यम से पश्चिमी और मध्य अफ्रीका के तीनों देशों के लक्ष्य 5 वर्ष से कम आयु के 21 मिलियन बच्चों का टीकाकरण करना है। टीकाकरण के इस अभियान को टाइप 2 पोलियो वायरस के 19 मामले नाइजर में, 2 मामले चाड में, 10 मध्य अफ्रीका में और गणराज्य में, 4 कैमरून में, 3 की पहचान की प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू किया गया है। इस बहुउद्देशीय पहल को वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल के माध्यम से WHO द्वारा सहायता प्रदान की गई है। इसमें पोलियो के संचरण को रोकने के लिए सीमावर्ती समुदाय के समकालीन टीकाकरण और संयुक्त योजनाएं शामिल हैं। यह कोविड-19 महामारी के कारण टीकाकरण में आए गैप को कम करने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम है और लाखों बच्चों को ठीक न होने वाले पोलियो पक्षाघात जोखिम की आवश्यकता को सुरक्षा प्रदान करेगा। पश्चिम और मध्य अफ्रीका में पोलियो के सभी मामले वैक्सीन मुख्य व्युत्पन्न पोलियो वायरस अफ्रीकी महाद्वीप पर शेष पोलियो के अंतिम प्रकार के प्रसार के द्वारा बताया गया है और यह वैक्सीन अभियान चल रहा है उन क्षेत्रों में जहां एक विश्व टीकाकरण से वंचित या कम टीकाकरण वाले बच्चों का प्रतिशत सर्वाधिक है। पोलियो एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करती है और स्थायी पक्षाघात या मृत्यु का कारण बनती है। इसका कोई उपचार नहीं है किंतु सुरक्षित प्रभावी टीके से बच्चों की रक्षा कर सकते हैं। तो ये एक पैराग्राफ दिया गया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझते हैं। लेखक द्वारा व्यक्त निर्णायक संदेश सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। कौन सा प्रतिबिंबित कर रहा है? संचरण समाप्त होने पर तक सभी बच्चों के टीकाकरण करके पोलियो का उन्मूलन किया जाना चाहिए। वर्तमान में पोलियो पूर्ण उन्मूलन से पहले अपने अंतिम चरण में है। पोलियो का उन्मूलन विश्व भर में सरकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक महामारी टीकाकरण कार्यक्रम का स्थायी रुकावट पैदा कर सकती है। तो इसका सही आंसर ए है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अफ्रीका के कथनों में कौन से सही हैं? अफ्रीका में सभी एक से सबसे बड़े पोलियो उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई, बिल्कुल सही। पोलियो केवल 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है। और तीसरा, पोलियो एक लाइलाज बीमारी है। तो यदि हम यहाँ पे बात करेंगे, अभी तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम नहीं है, इसकी कोई चर्चा यहाँ पर नहीं है, केवल ये ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला, UNEP मिशन गैप रिपोर्ट 2022 स्पष्ट रूप से वर्णित करती है कि जैसे जैसे विश्व भर में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों का अनुभव किया जा रहा है, यह संदेश स्पष्ट हो जाता है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में अनिवार्य रूप से गिरावट की जानी चाहिए। वैश्विक स्तर पर नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने और के बीच में संबंध स्पष्ट है और यह भी निश्चित है कि यह संबंध अनिवार्य रूप से निष्पक्ष, उद्देश्यपूर्ण और महत्वाकांक्षी होना चाहिए। वैश्विक स्तर पर नेट जीरो के लक्ष्यों को प्राप्त करने और इसके लिए आवश्यक जन सहायता प्राप्त करने हेतु उत्सर्जन और वैश्विक उपभोग के उत्पादन पैटर्न में बृहद गंभीर संदर्भ और देखना दीर्घकालिक रूप से अनिवार्य है। उपभोग और उत्पादन पैटर्न में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक कारकों के आधार पर बहुत भिन्नता होती है। साथ ही उपभोग नैतिकता की और उत्पादन की नैतिकता भी मान्यताएं, मूल्यों, परंपराओं कारण भिन्न होती हैं। इनमें कुछ अंतर कारकों की परस्पर जटिल क्रिया की प्रमुख शक्ति छोटी, कम विकसित आवश्यकताओं का शोषण करती है। अक्सर कम कीमतों पर कच्चे माल वहाँ से निकालकर तैयार उत्पादक उच्च कीमतों पर निर्यात करके इसे स्थायी अर्थव्यवस्था में कमज़ोर हो सकती है और अक्सर सामाजिक पर्यावरणीय गिरावट को प्रेरित करती है। इससे बचने के लिए स्थानीय उत्पादकों को निष्पक्ष बाज़ारों और निष्पक्ष कीमतों तक पहुँच आवश्यकता होती है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ज़रा इसको देखते हैं। क्या है? नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विश्वव्यापी उपभोग उत्पादन की जांच करना आवश्यक है। ठीक है, बिल्कुल आवश्यक है ही, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। दूसरी बात, उत्पादन उपभोग संस्कृति को प्रभावित करते हैं, ये भी बात सही है। निष्पक्ष बाजारों तक पहुंच अमीर देशों द्वारा गरीब देशों का आर्थिक शोषण को कम कर सकती है। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, 2 व्यक्ति पी और क्यू 400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 4 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक गति से विपरीत दौड़ना प्रारंभ करते हैं।
कर दिया, और भी प्रारंभ कितने समय बाद तीसरी बार मिलेंगे। तो यहाँ पर जब ऐसा सवाल दिया जाए तो इसका हम LC MC SCF निकालते हैं और इससे पता चल जाएगा कि अब वो कब मिलेंगे। तो 4 16, फिर इसका LCM निकाला तो अगला जो आएगा आंसर वो आएगा आपका 65 सेकेंड, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 17 संख्याओं का औसत 19 है, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो 17 संख्याओं का औसत यानी संख्या कितनी हो गई 323, और प्रत्येक को गुणा करना यानी 85 जोड़ देना है, और फिर 85 का 323 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1615, और नया समुच्चय 17 का इसमें भाग देंगे तो नया आ जाएगा 75। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 11 खिलाड़ियों के समूह का औसत भार 160 पाउंड है, सबसे भारी खिलाड़ी समूह से हटा दिया जाए तो शेष 10 खिलाड़ियों का औसत भार 58 पाउंड रह जाता है, सबसे भारी खिलाड़ी का वजन कितना था। तो 160 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जितना आएगा उसमें एक 10 में 1580 घटा देंगे तो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, और वो आंसर आएगा 180 पाउंड, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्या है 45। निम्नलिखित जानकारी और उसके बाद आने वाले कथनों पर प्रश्न पर विचार कीजिए। 7 धनात्मक संख्याओं के समुच्चय का औसत 40 है, समुच्चय में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग 150 है, समुच्चय की पारस यानी परास रेंज 80, समुच्चय की माध्यिका 60 से अधिक। उपरोक्त प्रश्न में कथनों के संदर्भ में कौन से सही हैं ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन का हम उत्तर अगर हम बात करें तो एक से ही दे सकते हैं, यानी एक ही पर्याप्त है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्या कह रहा है 3.6 किलोमीटर दूरी की दौड़ में AB से 400 मीटर से जीतता है, AC ही दौड़ में BC को 900 मीटर की बढ़त दे सकता है, AC से कितनी बढ़त दे सकता है ताकि वो एक साथ दौड़ पूरी कर सकें। तो यहाँ पर यदि हम बात करें AB से 400 मीटर दूरी से दौड़ जीतता है, BC से तय द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी 3200 मीटर, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है AB द्वारा तय की गई दूरी तुमसा इतनी है और C 900 बढ़त दे सकता है, तो 900 घटाया तो 2700, अनुपात निकाल लिया। तो अनुपात निकालने के बाद आया 3600, 3200 और 2400, तो इसमें जब हम करेंगे तो 1200 मीटर, आंसर कितना आएगा 1200 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर। एक नाव शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है, नदी की धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव को बिंदु P से Q तक जाने बिंदु पर वापस आने पर 84 मिनट का समय लगता है, तो नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए। तो जब ऐसा सवाल हो तो यहाँ पे दूरी जब विपरीत दिशा में जाएगा तो घटा देंगे और उसी दिशा में जाएगा तो जोड़ देंगे, और जब इसे हल करेंगे तब आएगा आपका 9.6 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। आकाश ने अपनी कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाई, 30 मिनट बाद अनिल ने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसके पीछा करना प्रारंभ कर दिया। ज्ञात कीजिए आकाश के मिलने के लिए अनिल को कितनी दूरी तय करनी होगी, ठीक है। तो जब ऐसा सवाल हो तो हम अगर बात करते हैं तो ये दूरी तय करनी होगी 60 किलोमीटर की, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। एक तैराकी कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:8 है, एक नृत्य कक्षा में लड़कों की लड़कियों की अनुपात 2:3 है, तैराकी कक्षा और नृत्य कक्षा में कुल संख्या 13:8 है, तैराकी कक्षा और नृत्य कक्षा तैराकी लड़कियों की संख्या नृत्य लड़कियों की संख्या का अनुपात, ठीक है। तो मित्रों जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13:3, ठीक है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। ए की मासिक आय बी की मासिक आय से अनुपात क्रमशः 4:5 है, कितना है 4:5, ठीक है। बी की मासिक आय का अनुपात सी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है, ठीक है, ठीक है। अगर मासिक आय बचत में बीच अंतर 18,000 रुपये हो तो बी की बचत 60% अधिक हो, ठीक है, तो बताइए। तो यदि हम यहाँ पे बात करें आय और बचत हो गया 18,000 रुपये, ठीक है, और ये 60% अधिक है तो 160% यानी 2,28,800 रुपये हो जाएगी, ठीक। तो इसे जब सॉल्व करेंगे आय के सन्निकट औसत 40,213 निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पैराग्राफ पर। क्या कह रहा है पैराग्राफ उसे समझते हैं।
एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि माली में स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा 2021 में तुलना में 22 में दुगनी अधिक हो गई है। इस रिपोर्ट 22 में देश में स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा या स्वास्थ्य देखभाल का व्यवधान 46 घटनाओं की पहचान की, जबकि 2021 में इसी तरह की घटनाओं की संख्या 20 थी। इग्नोरिंग रेड लाइन्स वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर इन कम्प्लिस्ट 2022 में रिपोर्ट सेफ गार्डिंग हेल्थ इन कम्प्लिस्ट कोएलिशन द्वारा प्रकाशित की गई थी। SHCC स्वास्थ्य कर्मियों सेवाओं बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की दिशा में कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संस्थाओं का एक समूह है। इसने 2022 के दौरान सशस्त्र संघर्ष, राजनीतिक स्थिरता जूझ रहे 32 देशों में स्वास्थ्य सुविधाएं कर्मियों के खिलाफ 1989 हमलों के खतरों का विवरण किया। 32 देशों और क्षेत्रों ने 15 देश बुर्किना फासो, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इथोपिया, लीबिया, माली, मोरक्को, मोजम्बिक, नाइजर, नाइजीरिया, सोमालिया, दक्षिणी सूडान, सूडान अफ्रीका से थे। रिपोर्ट में कहा गया कि कुल हमलों में आधे से अधिक सिर्फ 2 देशों यूक्रेन और म्यांमार में दर्ज किए गए। इनसिक्योरिटी इनसाइड निदेशक क्रिस्टीना विले ने कहा कि पिछले वर्ष हमने संघर्ष के क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल के खिलाफ हिंसा व्यवधान की रिपोर्ट की घटनाओं 21 की तुलना में 45% वृद्धि देखी गई। विले ने इस रिपोर्ट में डेटा संग्रह विश्लेषण अग्रणी भूमिका निभाई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 21 की तुलना में 22 में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इथोपिया, सीरिया में स्वास्थ्य देखभाल हिंसा का व्यवधान रिपोर्ट खामी आई है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बुर्किना फासो, कैमरून अफ्रीका के देशों में है। अब इसमें बताना है निम्नलिखित उपयुक्त में से कौन सा निष्कर्ष निकाले जाते हैं। पूरे अफ्रीका में स्वास्थ्य पेशेवरों के हमलों पर वृद्धि हुई है। कम से कम 3 महाद्वीपों में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले हुए हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो 2 महाद्वीपों के हमले के बताए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर केवल ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि ये गलत होगा, बी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वास्थ्य कर्मियों में सबसे ज़्यादा हमले म्यांमार में हुए हैं। 2021 की तुलना में 22 में 50% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो दूसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 50% से कम वृद्धि हुई है, बिल्कुल 50% से कम वृद्धि हुई है, 45 बताई गई थी। नेक्स्ट चलते हैं अगले पैरा पर। तो अगला पैरा क्या कह रहा है उस पढ़िए। लैंगिक असमानता में बने रहने और सबसे स्पष्ट और मिसिंग वुमेन के रूप में सामने आया है। इस शब्द का उपयोग सर्वप्रथम अमृत सेन द्वारा न्यूयॉर्क रिव्यू बुक्स में लेख में जो वर्तमान में प्रसिद्ध चुका है, इस तथ्य पर स्पष्ट करने के लिए किया गया था कि महिलाओं का अनुपात उस अपेक्षा से कम है जिसकी उम्मीद तब की जाती है जब विकासशील देशों में लड़कियों और महिलाओं के जन्म और मृत्यु के दर उप सहारा अफ्रीकी लड़कों में पुरुषों के जन्म मृत्यु दर के समान होती है। वर्तमान में ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष 60 लाख महिलाएं मिसिंग हो जाती हैं और 23% कभी जन्म ही नहीं लेती। 10% बचपन से ही मिसिंग हो जाती हैं, 21% प्रजनन वर्षों में मिसिंग हो जाती हैं, 38% 60 वर्ष से अधिक उम्र में मिसिंग हो जाती हैं। स्पष्ट रूप से अत्यधिक मृत्यु होने के बावजूद अभी भी इस तथ्य से स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि पूरे जीवन में, यहाँ तक कि जन्म से पहले भी विकासशील देशों में महिलाओं के साथ उनके भाइयों की तुलना से भिन्न व्यवहार किया जाता है, जिससे वे कई क्षेत्रों में पुरुषों से पीछे। इस तरह प्रत्येक मिसिंग वुमेन की वजह कई महिलाएं शिक्षा, नौकरी या राजनीतिक जिम्मेदारी करने में असफल हो जाती, उन्हें पुरुष होने से प्राप्त नहीं हो सकती। निम्नलिखित कथनों के मर्म बताइए। तो यहाँ पर यदि हम मर्म समझें तो क्वेश्चन को देखें। विकासशील देश मिसिंग वुमेन की उच्च दर को कम करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करना चाहिए, ऐसा कोई विचार नहीं है। महिलाओं की स्थिति सुधार के लिए समाज को सत्तात्मक समाज में परिवर्तन, इस पर भी जोर नहीं। जब विकासशील देशों में पुरुषों महिलाओं से अधिक महत्व दिया जाता है तो बुनियादी मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, इसी पर किया गया है, यही सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले परिच्छेद पर। भारत में ऑनलाइन संचार सुरक्षा के बनाए रखने के लिए एन्क्रिप्शन क्रिप्टोग्राफिक तकनीक पर विवाद तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले दशक में हुए तीव्र डिजिटलीकरण के कारण ऐसी घरेलू एवं विदेशी ऑनलाइन संचार सेवाओं का प्रसार हुआ जो एन्क्रिप्शन का उपयोग करती हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा निकायों एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए चुनौतियां उत्पन्न करती हैं। इन चुनौतियों से निपटने में सहायता करने के लिए भारत सरकार ने फरवरी 2021 में विवादास्पद नए नियम जारी किए थे, जिनके अनुसार संदेश संचार प्रदाताओं और संदेश प्रवर्तकों के संबंध में जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। कई प्रदाताओं का तर्क यह था कि बाध्यता जिनके द्वारा नियोजित एंड टू एंड इनक्रिप्शन को काफ़ी कमज़ोर करती हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आगे क्या दिया गया है, आगे क्वेश्चंस दिया गया है, उसको देखते हैं। क्या है, उपयुक्त परिच्छेद का मर्म बताइए, पूर्व धारणाएं। तो पूर्व धारणाएं देख लेते हैं क्या है। पहला, यह भारत सरकार ऑनलाइन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निगरानी हेतु तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए, कोई इस पर विचार नहीं है। व्यावसायिक परिवेश को बढ़ाने के लिए नियमों को विवाद उत्पन्न किए जाने की आवश्यकता है, इस पर भी कोई बात नहीं की गई है। यानी ये दोनों की दोनों बातें क्या हैं, गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 55, एक बस सेवा संचालन ईंधन 4 रुपये प्रति घंटा, ठीक है, मैं अन्य शुल्क 100 रुपये प्रति घंटा 500 किलोमीटर की यात्रा के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है। क्या एक बस संचालन के लिए ईंधन लागत 4 स्क्वायर रुपये प्रति घंटा है और अन्य शुल्क 100 रुपये प्रति घंटा 500 किलोमीटर की यात्रा में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही। संपूर्ण यात्रा की लागत 3000 रुपये होगी, संपूर्ण यात्रा की लागत 3000 रुपये, ठीक है। संपूर्ण 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल की यात्रा की लागत न्यूनतम होगी, 10,018 घंटे होगा, ठीक है। ईंधन लागत कह रहे हैं 4 स्क्वायर और अन्य लागत कह रहे हैं 100 किलोमीटर। तो 500 किलोमीटर में यात्रा के लिए चाल हो गई x और यात्रा का समय 500/x हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कि संपूर्ण यात्रा 40 किलोमीटर प्रति चाल से यात्रा की लागत न्यूनतम होगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। एक दुकानदार 320 रुपये प्रति किग्रा की मिश्रित किस्म की चाय खरीदने के तैयार करने की 2 किस्मों को चाय का मिश्रण करता है, जिसमें से एक को प्रत्येक 260 रुपये प्रति किग्रा, दूसरी को 400 रुपये प्रति किग्रा। यदि वह पहली किस्म को 132 किग्रा चाय का उपयोग किया तो उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली दूसरी किस्म की चाय की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो दूसरी किस्म की चाय की मात्रा की अगर हम बात करें तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। तो एक की चाय है 260, दूसरे की है 400, ठीक है। अब उसे करना है एक 320, ठीक है। तो ये हो गया आपका 80 और ये हो गया आपका 60, यानी 4:3 कितना आया, 4:3। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 99 किग्रा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। यदि सचिन 2 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से चलता है तो वह बस के स्थान से 25 मिनट बाद पहुंचेगा। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उस स्थान से 10 मिनट पहले ही पहुंच जाएगा। सचिन बस स्टैंड तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करता है, ठीक है। जब ऐसा सवाल हो तो मान लेते हैं d किलोमीटर चलता है और t घंटे लगते हैं, तो d/2 t + 25/60। तो इसे जब सोल्व करेंगे कि इसका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर निकलेगा 120 मीटर। कितना, 120 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। एक तीव्र गति से चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन 30 सेकंड में पार करती है। तीव्र गति से चलने वाली 120 किलोमीटर प्रति घंटा, धीमी गति से चलने वाली 84 किलोमीटर प्रति घंटा, से चलने वाली लंबाई 180 मीटर है। यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तो धीमी गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो धीमी गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 120 मीटर, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 210 मीटर लंबी एक बुलेट ट्रेन 190 मीटर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 8 सेकंड में पार कर लेती है। तो फिर दूरी हो गई कितनी, ये 210 मीटर प्लस 190 मीटर और उसमें 8 का भाग दे देंगे और आंसर हमारा निकल आएगा। जो हमारा आंसर निकलेगा वो होगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट चलते हैं। एक कक्षा में लड़के लड़कियों की अनुपात इतना है, यदि 10 लड़के और 15 लड़कियां शामिल हो जाएं तो लड़कियों की संख्या का अनुपात 10:9 हो जाता है। कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं 4x + 10 बटे 3x + 15 = 10:9, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा लड़कियों की संख्या 10 अधिक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। श्री शर्मा अपने वेतन का 40% अपने पिता को देता है। शेष वेतन 40% बीमा योजना, शेयर बाजार में 4:11 का अनुपात में निवेश करता है। बची हुई राशि को अपने बैंक खाते में रखते हैं। उनके द्वारा बैंक खाते में रखी गई राशि शेयर बाजार में निवेश की गई राशि के बीच के अंतर 46,000 रुपये है। श्री शर्मा के वेतन ज्ञात कीजिए। तो श्री शर्मा का वेतन हो जाएगा 2,50,000, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। दो मिश्र धातु ए बी के बीच चांदी तांबे का अनुपात 5:3, 3:9:7 है। 3:2 चांदी तांबे के अनुपात वाली एक नई मिश्र धातु करने के लिए दोनों मिश्र धातु किस अनुपात में मिलाई जाएं।
तो ये मिश्र धातुएं जो अनुपात में मिलाई जाएंगी वो होगा 3:2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये। नैतिक विकास में संस्कृति की भूमिका एक महत्वपूर्ण विषय है जो इस संबंध में मूलभूत प्रश्न उठाती है कि नैतिकता एवं नैतिक विकास के संबंध में क्या सार्वभौमिक है, क्या सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट है। कई शोध प्रथाओं ने इस प्रश्न की जांच सामाजिक, संगठनात्मक और संरचनात्मक विकासात्मक स्थितियों में की है। जिन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसके लिए नैतिकता की सार्वभौमिक आवश्यकता है जिसे नैतिक दर्शन से प्राप्त किया जाता है। यह उपेक्षा की जाती है कि यदि नैतिकता मौजूद है तो उसका संबंध उन मूल्यों से है जो विभिन्न समूहों संस्कृतियों का सामान्यीकरण योग्य होते हैं। वैकल्पिक रूप से सापेक्षतावादी सांस्कृतिक स्थितियों को अधिकांशतः सामाजिकरण सिद्धांतों द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ठीक है, संस्कृतियों के मूल्यों का प्रचार कैसे करते हैं, न कि समूहों में व्यक्तियों के। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है सर्वोत्तम मर्म बताना है। तो सर्वोत्तम मर्म जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर्वोत्तम मर्म जो है वो कौन सा विकल्प दे रहा है। तो नैतिकता, सार्वभौमिक नैतिकता ध्यान में रखते हुए सांस्कृतिक विकास नहीं, दूसरा सार्वभौमिक नैतिकता सामाजिकरण ये भी नहीं, तीसरा नैतिक सामाजिक यही हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का पैरा। क्या है, कृषि पर आर्थिक विकास में प्रेरित करने, खाद्य सुरक्षा का योगदान देने और लाखों ग्रामीण किसानों की आय सृजित करने की क्षमता। हाल ही में वर्षों से ऐसे डिजिटल नवाचारों में वृद्धि देखी गई है जो कृषि और खाद्य उद्योगों में चुनौतियों को समाधान कर सकते हैं। निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सेवाएं उपलब्ध संबंधी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। हालांकि नवाचारों व्यवहार में व्यावसायिक मॉडल के बावजूद चुनौतियां बनी हुई हैं। यह आंशिक रूप से ग्लोबल साउथ देशों में इन क्षेत्रों में अर्जित ज्ञान और सबक को साझा करने वाली बाधाओं के कारण है। इसके परिणाम स्वरूप कृषिगत। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे कौन सा बात सही होगी, पूर्व धारणा निजी क्षेत्र के साथ सरकारों कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप सही है। ज्ञान और सबका साझा करने विश्व भर में चाहिए, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा होगा, क्योंकि ये दोनों बातें पूर्व धारणाओं के लिए वैध नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्या है, मर्म बताना है। क्या मर्म है, कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण रूपांतरण एकमात्र बाधा ग्लोबल साउथ देशों के साथ प्राप्त ज्ञान साझाकरण करने में है। नहीं। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप कृषि विज्ञान प्रमुख समस्याओं को हल कर सकते हैं। ये भी नहीं। विश्व भर में देशों में खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की प्रौद्योगिकी निवेश करते हैं और कृषि साझाकरण निर्भर करता है। यही सही है, बाकी तीनों गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्या है, इसको देखते हैं। एक कथन है S1 और S2 के नीचे दिए गए परंपरागत प्रश्न है। X और Y का औसत 60 है। ठीक है, X और Y के बीच इन दोनों देशों में शामिल किए बिना 60 है। प्रश्न X से Y दोनों प्रकार के मिलाकर पूर्णांकों का औसत क्या है। उपरोक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 ही हमारा काफ़ी है, हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। कथन S1 और S2 दिए गए हैं। S1 समझिए क्या कह रहा है। S1 कह रहा है कि 2022-23 में श्रीमान X की आयु का अनुपात इतना है, 22-23 में व्यय का अनुपात इतना है, X की बचत का अनुपात क्या कर रहे हो। तो ये निकालने के लिए हमें दोनों की पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्या है, दो स्टेशनों X और Y के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर है। एक ट्रेन सुबह 11 बजे X पर चलना प्रारंभ करती है 50 किलोमीटर गति से, Y की ओर चली 10 बजे स्टेशन Y से चलना प्रारंभ करती है 100 किलोमीटर की ओर से। दोनों ट्रेनें किस समय मिलेंगी। तो दोनों ट्रेनें अगर हम बात करें तो वो 6 घंटे बाद मिल जाएंगी और 6 घंटे बाद समय बजेगा शाम के 5। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 संख्याओं का औसत शून्य है। इनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती हैं। 19, 18, 20 और 10। तो उनमें से हो सकती हैं कितनी संख्याएं, 19 हो सकती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्या है, निम्नलिखित पर विचार व्यक्त कीजिए। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 32 वर्ष है। कप्तान सबसे युवा खिलाड़ी 16 वर्ष बड़ा है। कप्तान के अतिरिक्त शेष 10 खिलाड़ियों का आयु 31.5 है। कप्तान का सबसे युवा खिलाड़ी के अतिरिक्त 3 खिलाड़ियों के 3 समूह की औसत आयु 35, 33, 30 है। कप्तान की आयु क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो कथन के लिए हमें 2 ही कथन पर्याप्त हैं, 1 या 3। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्या है 71, इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक नाव x और y धारा के अनुकूल यात्रा करने पर y से x धारा के प्रतिकूल यात्रा करने पर कुल 12 घंटे का समय लगता है। ठीक है, कथन के बारे में बताना है। ठीक है, प्रश्न में क्या है, नदी की धारा 2 किलोमीटर, एक्स वाई के बीच की दूरी 70, शांत जल में नदी की चाल क्या है। तो हमें आंसर देने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होगी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्या है, एक ट्रेन दिल्ली से बंगलुरु में 2500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। प्रत्येक 125 किलोमीटर के बाद 5 मिनट तक दूरी तय कर सके। 125 किलोमीटर के लिए 100 किलोमीटर की औसत गति है, तो ट्रेन का गंतव्य पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो ट्रेन को गंतव्य तक पहुंचने में लगभग समय लगेगा 26 घंटे 35 मिनट। नेक्स्ट चलते हैं अगले पैराग्राफ पर। जैसे जैसे मुख्यतः ग्रामीण शहरी समाज में संक्रमण, ठीक है, सभी वर्गों में आर्थिक समृद्धि सर्वोत्तम अवसर सुनिश्चित करने पर होना चाहिए, वह चिंता विषय है। अत्यधिक निवेश के बावजूद हमारे शहरों में अभी भी दक्षता और संधारणीयता संबंधित अनेक चुनौतियों को सामना करना पड़ता है। कई वैश्विक रैंकिंग हमारा कोई भी शहर शीर्ष 50 शहरों में शामिल नहीं है। समय की मांग ऐसे प्रभावी व्यवहारिक योजना की है जिसके अभाव में न तो निवेश न ही कार्रवाइयों को दीर्घकालिक समाधान मिल सकता है। अनुयोजित शहरीकरण परिणाम स्वरूप गंभीर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। शहर सजीव की तरह हैं, इनके विकसित होने के लिए उनकी आर्थिक सामाजिक संरचना को मजबूत स्थिति में होना चाहिए। स्थानिक योजना निर्माण साधनों को अपनाकर ऐसे प्राप्त करने की अपार संभावनाएं हैं। हमें भारत में शहरों और कस्बों की योजना निर्माण के उद्देश्य से दृष्टिकोण पुनर्विचार करना चाहिए। अब यहाँ सर्वाधिक विवेकपूर्ण तर्कसंगत निष्कर्ष निकालना है। तो सर्वाधिक विवेकपूर्ण तर्कसंगत निष्कर्ष निकालेंगे तो केवल हमारा वैश्विक रैंकिंग शहरों में उपस्थित एक ही सही आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा परिच्छेद में लेखक द्वारा प्रसिद्ध बात की गई है। तो यहाँ पर यदि करें, सुव्यवस्थित संधारणीय व्यवस्था में संधारणीय समाज में कुंजे शहरों में बढ़ते बाहर को, ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें सबसे सटीक आंसर पहले में ही दिया गया है। अगला पैरा पढ़ते हैं। खाद्य सुरक्षा की उपलब्ध प्रवृत्ति है और लोगों को पर्याप्त सुरक्षित पौष्टिक भोजन भौतिक प्राप्त करने के लिए दुर्भाग्य से विश्व जनसंख्या के महत्वपूर्ण हिस्सा में सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। लगभग 90 करोड़ लोग अल्पोषित हैं, जिसका अर्थ है उन्हें कैलोरी की आवश्यक मात्रा प्राप्त नहीं हो रही है। बहुत से लोग विशिष्ट प्रकार के पोषकों की कमियों के पीड़ित हैं। प्रायः सूक्ष्म पोषक तत्वों का पर्याप्त सेवन से संबंधित है। भुखमरी का उन्मूलन सतत विकास लक्ष्यों के केंद्र में है, किंतु इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए इस पर विवादास्पद बहस चल रही है। इस संबंध में कभी कभी अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसलों के उल्लेख किया गया है। कुछ लोग जीएम फसलों के विकास के उपयोग में भुखमरी को कम करने में मूल उपाय के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य लोग इन तकनीक को खाद्य सुरक्षा के रूप में जोखिम मानते हैं। इस किसी भी विचार समर्थन ठोस अनुभवजन्य साक्ष्यों की कमी है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पहला, सर्वाधिक तार्किक तर्कसंगत निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है। पहला निष्कर्ष, भुखमरी उन्मूलन से SDGs की कोई चर्चा ही नहीं है। केवल पर्याप्त कैलोरी उपभोग सुरक्षा चुनौतियों का समाधान नहीं होगा, यही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राष्ट्रों के मध्य उपलब्ध खाद्य संसाधनों संबंधित जानकारी साझा करने में सुरक्षा चुनौती, जीएम फसलों का उपयोग करके खाद्य सुरक्षा और जीएम फसलों के बारे में। तो इसके आंसर को अगर हम देखेंगे तो सबसे सटीक आंसर है आपका आंसर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। एक कक्षा में 10 छात्र हैं। शिक्षक को उम्मीद है कि औसत स्कोर 81 होगा। 9 छात्रों का औसत स्कोर 78 है। ठीक है, अंतिम छात्र में कितने अंक की आवश्यकता हो ताकि कक्षा का समग्र औसत शिक्षक के मानक के बराबर हो जाए। तो 9 छात्रों को यानी टोटल अंक कितने हो गए, 9 का 78 में गुणा करेंगे, 10 का 80 में गुणा करेंगे, घटा देंगे तो अंतिम वाले छात्र के कितने आने चाहिए। तो अंतिम वाले छात्र के जितने अंतर होगा उतने नंबर आने चाहिए और वो अंतर होगा 98। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ठीक है। तो मित्रों ये पेपर सॉल्व हुआ। हालांकि इस पेपर में केवल 80 क्वेश्चंस ही दिए गए हैं, 2 क्वेश्चंस हैं नहीं। आप इस पेपर में जो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए मैंने सॉल्व कम किया है, लेकिन बताया गया है तो आप म्यूट करके ना सुनकर उसको सुने। और आवाज़ भी इस वाले वीडियो में ठीक ही होगी, आप परेशान मत होइए। पहले वीडियो में थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम शुरू में आई थी, बाद में इसको भी निपटा लिया गया है, सही कर लिया गया है। थैंक यू वेरी मच हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सारे वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे, आप कहीं ना जाइए। और 3 तारीख तक सारे वीडियो आपको यहीं पर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।